हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जीएस के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। जीएस 2 में हमने पॉलिटी को डिस्कशन किया और इसी संदर्भ में हम जीएस फर्स्ट के अंतर्गत पहले हम पेपर के सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद हम जीएस फर्स्ट के जो पार्ट है उसमें सबसे पहले हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जीएस फर्स्ट की बात करें तो यहाँ प्रश्न पत्र 2 लिखा है। आपको पता है सेकंड नंबर का प्रश्न जो अपना पेपर लगता है वो जीएस फर्स्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का लगता है हमारा, जो आपको पता है फ्राइडे के दिन होता है नॉर्मली। ये फ्राइडे के दिन अगर हम बात करेंगे तो वो ऐसे का पेपर होता है सबसे पहला, ऐसे की अलग से डिस्कशन करेंगे हम। इसके अलावा सेकेंड पेपर होता है वो जीएस फर्स्ट का होता है सैटरडे को मॉर्निंग में। तो इसमें अगर इसका सामान्य अध्ययन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका देखो हेडिंग क्या दे रखी है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में। हेडिंग है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, भारतीय विरासत एवं संस्कृति और विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ये हेडिंग में दिया हुआ है। और इन्हीं हेडिंग में अगर हम बात करें भारतीय विरासत एवं संस्कृति, ये तो हो गया इतिहास है, इसको ये तो हो गई क्या हिस्ट्री। और देखो यूपीएससी ने सिलेबस को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि इसमें आपसे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, इंसिडेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जिनको हम पढ़ते हैं कि युद्ध हुए क्या हुए, वैसी चीज़ें नहीं आएंगी। जो हमारे सिलेबस में होगी उसी चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कहा है इसने। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम ये भारतीय विरासत और संस्कृति की देखें तो पहला टॉपिक है कि भारतीय इंडियन कल्चर जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक की उसकी जितनी भी कला के रूप है, यानी कि भारतीय जो कला है प्राचीन काल से लेकर के, चाहे हड़प्पा से लेकर के और आज आधुनिक तक जितनी भी कलाएं हैं, उन सारी कलाएं, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे स्थापित कला हो, चाहे साहित्य कला हो, वो सारी कलाएं इसमें उनसे संबंधित सिलेबस में सवाल पूछे जाएंगे। और यूपीएससी का नॉर्मली पहला क्वेश्चन जीएस फर्स्ट का देखोगे तो इसी टॉपिक से आता है हमेशा, ठीक है। चाहे तो हमेशा भारतीय जो विरासत प्राचीन उसकी जितनी भी कला है, अब इस कला में साहित्य भी हो सकता है। और इस बार आपको पता है कि यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि जो भक्ति आंदोलन का जो साहित्य था वो किस प्रकार से अपनी प्रकृति में भिन्न था। तो सवाल यहीं से था, बस उसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इंडियन कल्चर का जो स्ट्रक्चर है या भारत का टॉपिक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पाइन एज, हड़प्पन एज से और आज टिल डेट तक जितनी भी आर्ट्स है वो आर्ट्स जितना है, चाहे पेंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, स्थापित कला से रिलेटेड हो, वो सारी स्थापित कला इसमें आ ही जाती है। तो वो हमें पढ़ना है एक एक को। उनमें हमें कैसे पढ़ना है कि जैसे अगर हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा के टाइम पर देखेंगे दो तरीके होते हैं। एक तो आप पहले हड़प्पा ले लो और हड़प्पा की सारी कलाएं पढ़ लो, एक तरीका तो ये होता है। इसमें हम देखेंगे कैसे, हमको इनको तरीका भी बताएंगे, हेडिंग सब बताएंगे, तो उसके आधार पर चलेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप पहले चित्रकला ले लो या स्थापित कला ले लो, और स्थापित कला में आप पहले हड़प्पा की ले लो, फिर हड़प्पा के बाद वैदिक काल की ले लो, उत्तर वैदिक काल की ले लो, या मौर्य काल की ले लो, उत्तर मौर्य काल की ले लो, गुप्तियन एज की ले लो, फिर मिडाइवल एज में हम सल्तनत टाइम की ले सकते हैं, मुगल एम्परर की टाइम की ले सकते हैं, फिर ब्रिटिश टाइम की ले सकते हैं। इस तरीके से इसको आप तो ऐसे कर सकते हो, या आप एज वाइज सारी कलाएँ कर सकते हो टाइमिंग के आधार पर कि हड़प्पा के टाइम ये थी, उसके टाइम पर ये थी वो। तो सारी चीज़ें इतिहास में आएंगी। तो ध्यान रखना हमारे जो जीएस का जो सिलेबस है उसमें इतिहास में मध्यकाल प्राचीन काल की राजनीतिक घटनाओं को कम फोकस किया गया है। इन्होंने ज़्यादातर उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, इन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे फोकस करना है। तो जितनी भी हमारी संस्कृति है, कला है, वो हर काल की कैसी है उन पे हम फोकस करेंगे। और इतना ही नहीं कि कैसे कैसे उनमें चेंजेज हुआ है। इतिहास को हमेशा तुलना के आधार पर पढ़ना चाहिए कि हड़प्पा में क्या था, उसके बाद वाले काल में क्या आया, हड़प्पा से पूर्व की काल की पेंटिंग्स कैसी थी, वो उस टाइम की पेंटिंग थी तो उस टाइम क्यों थी ऐसी पेंटिंग। तो हर चीज़, हर विषय वस्तु पर तत्कालीन समाज का, तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए उस समय की जितनी भी घटनाएं होती है वो उनसे चारों ओर प्रभावित होती है। तो इस तरीके से हमें इंडियन कल्चर में पढ़ना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ को। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है 18वीं सदी से लेकर के मध्य तक, 18वीं सदी के मध्य से लेकर के, नॉर्मली हम बोल सकते हैं इसको प्लासी के युद्ध के बाद से, ठीक है ना, यानी कि आफ्टर प्लासी वार
प्लासी के बाद से लेकर के और आज तक का जितना भी है टाइम है, आपको पता है आज तक की घटनाएं भी आती है इसमें। आज तक आधुनिक भारत के इतिहास, यानी कि पहले तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे पूरी आधुनिक भारत की, कि ब्रिटिश शासन कैसे आया, क्या क्या चीज़ें चली, क्या क्या उसकी नीति आई। उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटना में कैसे होगा, असहयोग आंदोलन 1857 की क्रांति, ये क्या है महत्वपूर्ण घटना है। इस बार सवाल पूछा भी था कि सिविल डिसओबीडियंस और नॉन कॉपरेशन, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस तरीके से गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सवाल आते हैं, प्री में भी यहाँ से सवाल आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यक्तित्व, यानी किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी प्राचीन काल की भी हो सकती है, ध्यान रखना। हालांकि इसमें आधुनिक टाइम का सिलेबस दिया हुआ है, इसलिए सवाल आपसे पूछ सकते हैं, किसी समाज सुधारक की पर्सनैलिटी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। या इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उससे रिलेटेड चाहे महात्मा गांधी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, या जवाहरलाल नेहरू है, सरदार मतलब सुभाष चंद्र बोस है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है, किसी की भी, या लाला लाजपत राय है, इनकी पर्सनैलिटी से लेकर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है दो पर्सनैलिटियों को कंपेयर कराया जा सकता है, यूपीएससी ने कराया भी है कई बार। जैसे एक बार तो करा लिया गांधी जी और अम्बेडकर का, एक बार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का, और एक बार गांधी जी और नेहरू का। तो किसी प्रकार से कोई कंपेयर भी करवा सकता है। तो जितने भी और विषय, और इस दौरान जितने भी विषय आते हैं वो सारे विषय, यानी कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको भी हम सिलेबस में देखेंगे। और देखो इसको बहुत अच्छी तरीके से बाइफरकेट करेंगे पूरी तरीके से। इसके अलावा भारत का स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी चरण हैं, चरण कौन से, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, ठीक है। चरण कौन से, ये तो हो गया लिबरल वाला, ये हो गया नेशनलिस्ट वाले उग्रवादी हो गए, और इसके अलावा हो गए एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी वाले। इसके अलावा चरण की हम बात करें तो एक हो गया समाजवादी या साम्यवादी। ये अगर और चरण की हम आगे बात करते हैं तो गांधी जी के उसमें देख सकते हैं हम, गांधी जी चरण, गांधी जी खुद अपने आप में एक चरण था अलग से। तो इतने चरण भारतीय मूवमेंट के हुए, और जितने भी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें ये आंदोलनों के अपने अपने मुद्दे थे, अपने अपने तरीके थे, लेकिन सबका उद्देश्य तो एक ही था लगभग कि भारत को आज़ादी मिले। तरीके ज़रूर अलग थे, तो किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई वो भी देखेंगे। तो ये इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जितने भी चरण हैं। इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भारत की बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भारत है, उसमें क्या क्या समस्याएं आई, किस तरीके से एकीकरण हुआ, और उसके बाद के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो हम एक एक देखेंगे। ये तो हुआ भारत के इतिहास, ये 3 चरण तो है आधुनिक भारत से। ये 2, 3 और 4 नाम का पॉइंट है, ये तो है आधुनिक भारत से, ठीक है ना। हिस्ट्री तो नॉर्मली आधुनिक भारत पूछी जाती है, और ये है कल्चर वाला पार्ट। तो इसलिए जो मध्यकाल और एंसेंट, मिडाइवल और एंसेंट एज है, उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हम ज़्यादातर है, उनको पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं इस आर्ट स्ट्रक्चर के आधार पर, कि उनके समय आर्ट्स क्या थी, आर्ट्स चाहे वो आर्ट्स सारी उसी में उनकी सारी लगभग हिस्ट्री आ जाती है, लेकिन उनके पॉलिटिकल इशू को हम थोड़ा इग्नोर करते हुए चलते हैं। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें कि उस टाइम पॉलिटिकल क्या है, तो वो थोड़ा सा हमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो ध्यान रखना है, बाकी उसको थोड़ा सा हम नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं, क्योंकि यूपीएससी उसके पॉलिटिकल मुद्दे से ज़्यादा सवाल नहीं उठाती, क्योंकि उसने सिर्फ उनकी कल्चर, उनकी आर्ट्स, उनके साहित्य, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी आर्किटेक्चर, इन्हीं को ही शामिल किया है। तो सवाल इनसे ही रिलेटेड आते हैं, आपको हर चीज़ नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, और सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से किया है इसमें। देखो यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ये सारी चीज़ें हैं इतिहास की, वो ऐतिहासिक घटनाएं जो एक सिविल सर्वेंट को थोड़ा विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाएंगी कि अंग्रेजों की क्या नीतियाँ थी, और उन नीतियों ने किस प्रकार इंडियन नेशनल मूवमेंट को मतलब डाइवर्ट किया, कैसे उसको मेंटेन किया, कैसे इस तरह की घटनाओं को दौरान अंग्रेजों ने किस तरीके से डिसीजन लिए। तो ये सिविल सर्वेंट भविष्य में होने वाले डिसीजन या भविष्य में होने वाली इंसिडेंट है, उनको लेकर के भी किस किस तरीके से डिसीजन ले, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से पता उसको होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसको हमारी इंडियन, आपको पता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में इंडियन कल्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक सिविल सर्वेंट है, लोकल एरिया से जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ की क्या आर्ट्स है, क्या कल्चर्स है, कैसे लोगों को डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो वो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, इसलिए इस सिलेबस को इसमें जोड़ा गया है। तो ये दो पार्ट आपको देखे हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट है वो तो इंडियन कल्चर का हो गया, और 2, 3 और 4 ये भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री से हो गई, और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा हो गया। इसके अलावा इसमें आपको पता है एक टॉपिक दिया हुआ है विश्व का इतिहास। देखो विश्व के इतिहास की अगर हम बात करें तो विश्व का इतिहास एक टॉपिक में दिया हुआ है, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से,
यानी कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो केवल 18 सेंचुरी के बाद की जितनी भी इंसिडेंट है। अब 18 सेंचुरी की घटनाएं आप देख सकते हो। 18 सेंचुरी में 1776 की अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई, 1789 की फ्रेंचियन रेवोल्यूशन हो गई, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन ब्रिटेन हुई थी वो। उसके बाद आपको पता है 19 सेंचुरी की फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, या 20 सेंचुरी का फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, है ना। फिर इसके बाद ये इनका कॉलोनियलिज्म जो बढ़ा, उसमें किस प्रकार से अलग अलग एरिया में गए, वहाँ पर इन्होंने कैसे उनकी सीमाओं को लेकर के इनमें डिस्प्यूट हुआ, युद्ध हुए, फिर इन्होंने बॉर्डर बाउंड्री करी, कैसे अफ्रीका का नक्शा इन्होंने एक टेबल पर बैठ के बना दिया, वो सारी चीज़ें आई। फिर कॉलोनियलिज्म डेवलप हुआ, फिर कॉलोनियलिज्म का विरोध होकर के उसकी समाप्ति हुई, वो भी देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म किस तरीके से विरोध में आया गया, उसका कैसे विरोध किया गया था। अलग अलग जगह अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, इधर अफ्रीकन देशों में आंदोलन चल रहे थे, दक्षिण अमेरिकन देशों में आंदोलन चल रहे थे, एशिया के अदर कंट्रीज में भी आंदोलन चल रहे थे। तो किस तरीके से कॉलोनलिज्म में है वो समाप्त हुआ। फिर उसके बाद इसके क्या क्या राजनीतिक दर्शन है, जैसे साम्यवादी विचारधारा को पूरी तरह से देखेंगे, पूंजीवाद को देखेंगे, समाजवाद को देखेंगे, ये विचारधारा इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। इतना ही नहीं, ध्यान रखना विश्व इतिहास में इनके समस्त प्रभाव पड़ने वाले हैं, और उस टाइम पर विचारधाराओं क्या प्रभाव पड़े उनको भी हम इसमें देखेंगे। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के सवाल हमेशा इसी से आते हैं। तो विश्व युद्ध आएंगे, विश्व युद्ध में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार भी आएगा, सेकंड वर्ल्ड वार भी आएगा, तो वो चीज़ें सारी इसमें आ जाएंगी। तो एक एक चीज़ को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो हो जाए। हालांकि इस बार सवाल जरूर पूछा है वर्ल्ड हिस्ट्री से, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल पिछले 2-3 साल से यूपीएससी नहीं पूछ रही है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं, वो है भारतीय इंडियन सोसाइटी। तो इसमें आपको 3-4 जो टॉपिक है, जैसे इंडियन सोसाइटी के जो मेन फीचर्स है वो, और उन फीचर्स में सबसे बेस्ट फीचर है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी से लेकर के सवाल पूछे जाते हैं कई बार, तो वो हम देखेंगे उसका किस तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा महिलाओं का लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी पार्ट में पूछ सकते हैं आपको सवाल, लेकिन पूछ सकते हैं कि महिलाओं का क्या रोल है। तो महिलाओं का रोल, पॉलिटिकल रोल, इकोनॉमिक रोल, फैमिली में रोल, और कल्चरल रोल, एंसाइंट हिस्ट्री से लेकर के आज तक हिस्ट्री में उनका क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जितने भी, चाहे हम बात कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम सोशल एंड इकोनॉमिक जो सोशल और कल्चरल जो मूवमेंट था उसमें क्या क्या रिफॉर्म, मतलब क्या क्या इंस्टीट्यूट बनाई, महिलाओं ने क्या क्या इंस्टीट्यूट बनाए, वर्तमान में महिलाओं को लेकर के क्या इंस्टीट्यूट है, वो भी इसमें हम जरूर देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है महिलाओं से लेकर के एक जनसंख्या से संबंधित सवाल पूछा जाता है, एक गरीबी से संबंधित पूछा जाता है, गरीबी और विकास, एक शहरीकरण, तो शहरीकरण क्या है, क्यों बढ़ा है, क्या समस्या है, कैसे उस समस्या को दूर किया जा सकता है, वर्तमान सरकार उनमें क्या कर रही है, इनके फैक्ट और फिगर हम विश्लेषण करते हुए आगे चलेंगे। फिर ये हो गया उनकी समस्याएं, उनके उपाय। तो ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है, गरीबी या जनसंख्या वृद्धि या शहरीकरण, ये क्यों है, फिर इनकी क्या समस्या है, फिर इनका प्रभाव क्या है, और फिर इनका हमने समाधान के क्या तरीके ढूंढे हैं, और साथ ही अपने भी सजेशन देना कि हाँ इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे, और इसमें कई फैक्ट्स हैं उनको भी लेंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसको चलेंगे। इसके बाद एक सवाल आता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रभाव भारत पे किस पर पड़ा, भारतीय समाज में। जैसे अगर बात करेंगे तो महिलाओं पर कैसे पड़ा, महिलाओं पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव हमें पता होना चाहिए, और इनमें दोनों फैक्ट भी लेंगे, उदाहरण भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बुजुर्गों पर, उसके बाद युवाओं पर, उसके बाद कृषकों पर, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़े, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से भी सवाल आते हैं। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण में आ सकता है, जैसे बात करें महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, ये सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो गई। इसके अलावा सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता है, ये भी इसको, इसके क्या कारण है, भारत में क्यों बढ़ी, वर्तमान में इंसिडेंट क्या चल रहे हैं, कैसे ये हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। इसके बाद रीजनलिज्म में, जो रीजनलिज्म है, ये रीजनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा है, क्या आधार है इसके, कि पॉपुलेशन है आधार, लैंग्वेज है इसका आधार, या निर्जातीय है, निर्जातीयता है ना, क्या चीज़ है, इसके आधार पर रीजनलिज्म बढ़ रहा है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकुलरिज्म,
कि भारतीय सेकुलरिज्म क्या है, ये पश्चिम से किस प्रकार से भिन्न है, भारतीय संविधान में इसको कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, क्या महत्व है इसका, और क्या इससे रिलेटेड आज इशू चल रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। ये भारत की इंडियन सोसाइटी के सवाल है। यहाँ से 4 से 5 सवाल आते हैं और इन सवालों के अच्छे आंसर दे करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आंसर दे सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर यहाँ से ला सकते हैं। बहुत अच्छा। इसके अलावा आता है ज्योग्राफी वाला पार्ट। ज्योग्राफी के 3 हेडिंग इसमें दी हुई। ज्योग्राफी वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो पहला है कि फिजिकल ज्योग्राफी। हम पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपको बताई थी कि फिजिकल ज्योग्राफी के कई पार्ट है ना, एक एक पढ़ेंगे। जैसे जियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम ओशनोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम पेडोलॉजी मृदा विज्ञान पढ़ेंगे। बॉटनी वाला, ये बायोलॉजी, ये वाला वनस्पति विज्ञान, इसको पढ़ेंगे। और ये जो है इतना ही पढ़ेंगे इन सबको। इनको इसी रेफरेंस में, इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे इनको, ठीक है ना। तो इंडिया के रेफरेंस में उनको देखेंगे। इसके अलावा विश्व भर में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, इस बार इसको जरूर देखेंगे। मेरे नोट्स में नहीं था, इस बार हम जरूर देखेंगे क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। मेंस में सवाल पूछे गए हैं तो उनको देखेंगे। विश्व भर में कितने प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के हैं, इनमें देखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि भूकंप, जितने भी प्राकृतिक जो इंसिडेंट है उनके सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार लैंडस्लाइड का सवाल पूछा गया था, जो रिपीटेशन वाला था, कि आखिरकार लैंडस्लाइड है वो हिमालय में ज़्यादा क्यों आते। वो पहले भी आया हुआ था सवाल था, इस बार भी आया हुआ था। तो ज्योग्राफी में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए बस। और जो अच्छी तरीके से हम एक एक चीज़ को, कि भूकंप क्यों है, भूकंप की मैपिंग देखेंगे। भूकंप के देखो, इस बार ज्वालामुखी पूछ लिया आपसे कि ज्वालामुखी की रिसेंटली घटना है। अब आपके पास है ही नहीं तो कैसे बता पाओगे। इतना बेसिक सवाल पूछा। अब एग्जाम्पल नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा करंट की घटना को देख लेना कि कहाँ पर बॉल कैनो फट रहा है। तो बॉल का एरेप्शन खा हुआ है इस टाइम, तो उसको एग्जाम्पल में ले लेना है, ठीक है। इस बार एक सवाल ये भी पूछा था कि किस प्रकार से जितने भी हिल एरिया है या माउंटेन है, ये उस क्षेत्र विशेष की क्लाइमेट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपके पास होने चाहिए। जैसे हिमालय, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला, पश्चिमी घाट, है ना। इसके अलावा एंडीज, रॉकी पर्वत, है ना, अरल यूराल पर्वत, ये किस तरीके से उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, हमने बताई भी है आपको और बताएंगे एक बार और अच्छे से। तो ये भी चीज़ देखें। इस तरीके से हम ज्योग्राफी इन बात पढ़ेंगे। तो पेपर फर्स्ट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हो। तो इसी संदर्भ में हमारा जो टॉपिक है अभी, जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो यहाँ रहेगा 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान भारत समय तक, वर्तमान तक भारत के महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय देखेंगे। और उसके साथ साथ स्वतंत्रता के चरण और स्वतंत्रता के बाद, ये 3 टॉपिकों को हम आधुनिक भारत के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इनको लेकर के अभी डिस्कशन करते हैं। पहले इसके सिलेबस को, डिटेल से सिलेबस को, कि किस तरीके से हम एक एक चीज़ को लेंगे, किस तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम इनको डिस्कशन करेंगे। 4 पॉइंट है इनको, 18वीं सदी वाला, स्वतंत्र, ये 3, इन 3 पॉइंट के आधार पर हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अभी उसको देखते हैं। तो देखते हैं GS 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री उसका पार्ट ले रहे हैं पहला, तो उसी के आधार पर अब आगे देखते हैं। तो ये है UPSC का सिलेबस। देखते हैं पहले जो आधुनिक भारत में हमें पढ़ना है। मैंने उसको थोड़ा बाइफरकेट किया है कि किस किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम 18वीं सेंचुरी का भारत पढ़ेंगे। 18वीं सेंचुरी में आपको पता है 2 चीज़ें हैं। एक तो 18वीं सेंचुरी का पूर्वाध, यानी कि जब भी 18वीं सदी की बात होती है तो आपको ध्यान रखना। मैं एक और स्लाइड खोल लेता हूँ आपके नोट्स के लिए। तो देखो, 18वीं सेंचुरी का हम भारत पढ़ेंगे। हम आधुनिक भारत में अगर हम बात करें, देखिए हम आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं हम। आधुनिक भारत में कि किस तरीके से हमने उसको बाइफर्ट किया। तो पहला पार्ट लेते हैं हम, पहला 18वीं सदी का भारत। 18वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी जब भी बात आती है तो सेंचुरी ध्यान रखना, 1701 से लेकर के 1799 तक की जो सेंचुरी होती है हम उसको 18वीं सेंचुरी बोलते हैं। तो इसको भी 2 भागों में बांटा है हमने। एक बोलता है बिफोर और एक पास्ट, मतलब पूर्वाध, 18वीं सदी का पूर्वाध, और एक उत्तराध, यानी कि प्री टाइम ऑफ 18वीं सेंचुरी और पोस्ट टाइम ऑफ 18वीं सेंचुरी, ठीक है ना। तो उत्तराध ऑफ 18वीं सेंचुरी 2 भागों में देखेंगे। अब इसमें पूर्वाध में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं।
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था आपको पता है? तो देखो, अगर आपको पता हो तो पूर्वार्ध में मैं अगर टाइमिंग लिख दूँ आपसे तो 1701 से लेकर के लगभग 1757 तक की घटना करेंगे यहाँ पर लगभग। तो अगर इस दौरान अगर आप देखें तो आपको पता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, है ना? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, यह आपको पता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए और यहीं से मुगल जो शासन है उसके पतन की शुरुआत हो गई। तो इसमें हम एक तो देखेंगे मुगल शासन का पतन, मुगल शासन का पतन या मुगल शासन का विघटन है उसको देखेंगे, और इसके बाद ये बक्सर की युद्ध देखेंगे। मुगल शासन का पतन, मुगल शासन के पतन में क्या देखेंगे कि इसका पतन का कारण क्या है, फिर इसके पतन के प्रभाव क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे उसमें कि इसी के बाद इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट कि 1757 के 1757 और 1764 वो तो बाद में देखेंगे, उनको पहले इसको छोड़ देते हैं, वो पूर्वार्ध की बात हो जाती है। इसके बाद हम एक मुगल शासन है इसका विघटन के बाद एक चीज़ और देखेंगे कि क्षेत्रीय रीजनल पावर कैसे आती है। रीजनल पावर, रीजनल जो क्षेत्रीय शक्ति है, क्षेत्रीय शक्ति 3 प्रकार की होती है, उनको भी देखेंगे हम एक एक को कि कौन सी आएंगी। एक तो वो आएंगी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी राज्य, एक होते हैं विद्रोही राज्य, और एक होते हैं स्वायत्त राज्य। यानी कि अगर हम बात बोले तो मुगल शासन के पतन के बाद अगर ये नहीं हो सकता कि भारत का पतन हो गया पूरी तरह, ऐसा नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। जब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ तो इसको बोल सकते हैं हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो इसमें उत्तराधिकारी राज्य है उनको देखेंगे। उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य मुगल शासन के पतन की वजह से अस्तित्व में आए, जिसमें हम बात कर सकते हैं एक अवध, दूसरा बंगाल, और तीसरा हैदराबाद। इसके बाद हम विद्रोही राज्य की बात करेंगे जो मुगल शासन के अंतर्गत जो नीतियां थी, उनकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक नीतियां इनके विरोध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, और चूंकि वो पहले से विरोध करते थे, लेकिन जैसे ही मुगल शासन कमजोर हुआ वो ज्यादा विद्रोही हो गए, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मराठा, ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम सिख, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम जाट। ये इनके बारे में छोटा छोटा ब्रीफली करते हुए चलेंगे, तो समझ के जो जो चीज़ें समझ के देखेंगे। इसके अलावा स्वायत्त राज्य, वो राज्य जो पहले मुगल शासन के अधीन तो थे, लेकिन जैसे ही मुगल शासन कमजोर हुआ उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली, जिसमें हम एक बात कर सकते हैं राजपूत राज्य। ये राजपूत राज्य है, ये स्वायत्त राज्य की श्रेणी में था। तो ये इस तरीके से हम चीज़ें हम देखेंगे 18वीं सेंचुरी के प्रथम भाग में कि किस तरीके से मुगल शासन का पतन होता है। और वो इसमें एक क्वेश्चन को और ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है कि आखिरकार जो मराठा साम्राज्य था, मराठा को पता है कि मुगल शासन के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा, मराठा साम्राज्य मुगल शासन के दौरान ही काफ़ी शक्ति औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने इमर्जिंग कर ली थी। लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि मराठा मुगलों को के विकल्प के रूप में नहीं आ पाए, मुगलों के विकल्प के रूप में काम नहीं कर पाए। इसका कहने का मतलब यह है कि मराठा दिल्ली में शासन स्थापित क्यों नहीं कर पाए, अर्थात यह है कि मराठा दिल्ली में शासन स्थापित क्यों नहीं कर पाए। तो इनमें शासन स्थापित क्यों नहीं कर पाए, इनमें उनकी अपनी राजनीतिक नीति क्या थी, क्या कारण थे राजनीतिक, उनको हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। उसके अलावा उनके सैन्य कारण भी थे, उनको भी देखेंगे। उनके अलावा आर्थिक जो उनकी व्यवस्था है वो सबसे बड़ा उनका कारण थी, तो वो इसमें एक देखेंगे। तो ये तो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे 18वीं सेंचुरी के प्री 18th सेंचुरी के टाइम पर वो। इसके अलावा उस समय की हम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को देखेंगे। और कई बार इसी सेंचुरी के बारे में बोला जाता है कि भारत की 18वीं सेंचुरी का जो 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है वो एक अंधकार युग था।
तो देखो, ये भी एक बात, ये भी क्या है कि इसको जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, वो इसको बोलते हैं। हालांकि वो ये जताना चाहते हैं कि हम आए उस टाइम पर तुम्हारा पतन हो चुका था, हम आए तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए। तो इस बात को हमें वो जस्टिफाई करना है कि ये बात सही भी है, गलत भी है। तो इसको भी आगे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या भारत 18वीं सेंचुरी में क्या अंधकार युग में था या नहीं था, वो एक मुद्दा है। तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, अगर हम पार्ट की बात करें, हम दूसरा पार्ट वो 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है ना। तो 18वीं सेंचुरी का जो उत्तरार्ध है उसमें हम देख सकते हैं ये आएगा 1757 से लेकर के और 1718 से तक। तो इसमें हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के बारे में देखेंगे पूरी तरह कि यूरोपीय कंपनियां आती है। यूरोपीय कंपनियों की बात कर सकते हैं हम, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको पता है पुर्तगाली आते हैं, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं डेनिश, फिर आते हैं अंग्रेज और फिर आते हैं फ्रांसीसी। कई बार ना पीजीएस में यही सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस बताओ। यूपीएससी में एक बार बहुत 1995 में उस टाइम के दौर में यहाँ से सवाल पूछ लिया था कि सीक्वेंस जमाओ कि भारत में किस प्रकार से यूरोपियन कंपनी आई। तो सबसे पहले पुर्तगालीज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। इनके अपने क्या उद्देश्य थे, क्या इनकी नीतियाँ थी, और फिर इनमें अंग्रेज किस तरीके से अपना शासन स्थापित किए। इसमें से इसका अगले बात पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित हुआ भारत में। ठीक है ना। ब्रिटिश शासन का विस्तार देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश जो कंपनी यहाँ आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, वो व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक रूप में कैसे तब्दील हुई। ठीक है ना। ये एक चीज है, ये बहुत बड़ा विषय है कि जो कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई, क्या वो उसको पहले से राजनीतिक हित था या भारत में आकर के उसका राजनीतिक हित हुआ। ये भी हम इसके कारण समझेंगे, कि चीज़ को डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश युद्ध होते हैं। फिर इन युद्धों के क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, और लास्ट में कि फ्रांसीसी असफल क्यों हुए। ठीक है ना। इसको भी हम देखेंगे, ये एक हेडिंग होगी। फिर इसके अलावा सवाल ये आ सकता है कि क्या ब्रिटिश भारत में बेखबरी के दौर में जीता। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत को बेखबरी के दौर में जीता। ये क्वेश्चन आता है क्या ब्रिटिश कंपनी जो भारत को जीता वो अनजाने में जीता था, वो प्लानिंग से नहीं आई थी, उनका खास कोई उद्देश्य नहीं था। तो इस आधार पर वो अपने आप को ये जस्टिफाई करना चाहते थे कि देखो हमारा उद्देश्य तो था नहीं, यहाँ स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी, तुम अंधकार में थे और तुम्हें बचाने के लिए हम फिर राजनीतिक रूप से कन्वर्ट हुए। तो वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। इसमें अलग अलग जो हिस्टोरियन है उनका अलग अलग मत है। ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो इसको अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हैं, इंडियन हिस्टोरियन है वो अलग बात करते हैं, बंगाल के हिस्टोरियन वो अलग अलग बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, उसको हम देखेंगे। हालांकि सवाल उसके डायरेक्ट इतने ज़्यादा यूपीएससी में पूछ सकते हैं, यूपीएससी में 18वीं सेंचुरी के सवाल पूछे हुए हैं मेंस में, इसलिए बाकी ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। इसके बाद पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के चरण। कौन हो तो कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे हम, कॉलोनियलिज्म की। इसके चरण पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपके ज़्यादातर सवाल आएंगे और यहीं से एक एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे। तो उपनिवेशवाद के चरण, तो पहले उपनिवेश तो इसमें हम समझेंगे कि उपनिवेश क्या है सबसे पहले तो। ठीक है ना। उपनिवेश क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उपनिवेश क्या है, इसको समझेंगे। इसके अलावा उपनिवेश का मतलब ये होता है कि हमेशा इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होती है मातृदेश और एक होता है उपनिवेश देश। ठीक है ना। तो मातृदेश तो थे ब्रिटिश और उपनिवेश देश था भारत। यानी जिसको अधीन किया जाता है उसको कॉलोनियलिज्म बोला जाता है, उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, और जो अधीन करता है वो मातृदेश होता है। तो इसमें क्या है कि मातृदेश, ये मातृदेश है, ये मातृदेश इस पर कंट्रोल इसलिए करता है कि इसके सारे संसाधनों का प्रयोग
संसाधनों का प्रयोग अपने हित के में करेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब ये इतनी जितनी भी नीतियां बनाएगा, वो नीतियों का उद्देश्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत का प्रयोग अंगबेट्रैन के हित में किया जाए। और इसीलिए उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण होते हैं। जैसे एक चरण था, पहला चरण वो देखेंगे हम बणिकवादी। इसको बणिकवादी पूंजीवाद भी बोलते हैं हम। बणिकवादी पूंजीवाद का तो उद्देश्य हमको पता है, लाभ कमाना होता है। हमेशा लाभ की बात करना है, तो कि लाभ कमाओ, मजे करो बस। तो बणिकवादी क्या होते हैं कि व्यापार के माध्यम से लाभ कमाते हैं। बणिकवादी चरण में क्या करेंगे, व्यापार के माध्यम से लाभ कमाएंगे। अब देखो ये चरण इनका अगर देखें तो व्यापार में कैसे कमाएंगे लाभ। अब व्यापार में लाभ कैसे होता है आपको पता है। व्यापार में लाभ कैसे होगा कि देखो सस्ते में खरीदो या कम मूल्य में खरीदो, है ना, और क्या करो, इसको फिर बेचो, अच्छी कीमत पर बेचो। तो इस अच्छी कीमत पर बेचेंगे तो इनसे जो डिफरेंस होगा उसी से क्या कमाते हैं, ये लाभ कमाते हैं। तो व्यापारी इस तरीके से लाभ कमाते हैं। तो इनका पहला चरण था वो बणिकवादी चरण था। ये चरण 1757 से लेकर के लगभग 1813 तक था। इस चरण का इनका उद्देश्य ये था इस चरण के अंतर्गत, अगर इनके उद्देश्य की हम बात करें, अगर इनका उद्देश्य ये था कि देखो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अन्य कंपनियां भी भारत में आई, तो वो कंपनी आती थी व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करने का उद्देश्य वो भारत में आई है, तो क्या होता था कि भारत से क्या चीज़ें ले जाती थी, भारत से वो वस्तुओं का आयात करती थी। किसका, तैयार वस्तुओं का, मतलब विनिर्मित वस्तुओं का आयात करती थी, या तो कपड़ों का या मसाले भी कह सकते हैं, मसालों का, इनका आयात करती थी। और इनके बदले में भारत को क्या देके जाते थे, सोना। इस तरीके से हम इसको डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये तो थे यूरोपीय मार्केट, ये तो यूरोप की बात कर सकते हैं हम, ये इंडिया की बात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इस तरीके से समझते हैं कि ये कंपनी आई और ये कंपनी है, जितनी भी कंपनी है, ये कंपनी क्या करती थी, भारत से आयात करती थी। भारत से क्या करती थी, आयात करती थी। क्या आयात करती, किस चीज़ को, या तो मसालों का, ठीक है, या वस्त्र उद्योगों का, बस सूती वस्त्र उद्योगों, सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र, इनका आयात करती थी। और आयात करके इनको ये बेचती थी कंपनी, कहाँ पर, यूरोप में बेचती थी। लेकिन आयात जब करती थी कंपनी, आयात करती थी, उसको देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी को क्या देना पड़ता था, सोने या चांदी, क्योंकि कंपनी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो भारतीयों को दे करके चला, उनको भारतीयों की, मतलब कंपनी को ऐसी चीज़, भारतीयों को इस चीज़ की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए सोने चांदी यहाँ पर देते थे। इससे क्या होता था कि यूरोप का सारा जो सोना चांदी का भंडार है वो भारत में आ गया था, यानी कि भारत में सोने चांदी आने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पे दबाव बना, कंपनियों पे दबाव बनाया कि तुम ऐसा मत करो, तुम कोई ऐसा तरीका अपनाओ कि वहीं का पैसा वहीं लगा ले। तो इसके कारण ये कंपनी आई तो व्यापार के उद्देश्य के लिए, लेकिन कंपनी को व्यापारिक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, और इसलिए कंपनी ने स्वयं को राजनीतिक रूप में कन्वर्ट किया ताकि कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। और दीवानी अधिकार मिलने का मतलब है कि कंपनी यहां से भू राजस्व वसूले, उससे आय कमाए, और इसी आय का उपयोग व्यापार में निवेश के लिए करें। और व्यापार में निवेश यहीं के पैसे से यहीं की वस्तुएं खरीद करके उनको यूरोप में बाजार में बेच सकते। इस तरीके का जो चरण था उसे बोलेंगे बणिकवादी चरण। तो बणिकवादी चरण का उद्देश्य अगर हम देखें अब आप शॉर्ट रूप में, तो उद्देश्य था कि अधिकतम राजस्व की वसूली करो, किया था राजस्व की वसूली करो, कम से कम खर्च करो। भाई अगर आपने जितने राजस्व वसूल लाया तो उसमें कम से कम खर्च करेंगे, तभी तो आपके पास व्यापार में निवेश करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा व्यापार में निवेश करो, ये चीज था इनका। यानी कि राजस्व को वसूल करके कम से कम खर्च करके उसको ज्यादा से ज्यादा व्यापार में निवेश करना था। अर्थात इनके बणिकवादी चरण के अंतर्गत जितनी भी नीतियां आएंगी उसमें खर्च कम से कम रहेगा और लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचेंगे। तो इसलिए अब इनकी इसी दौर की अगर नीतियों को हम देखें, इस दौर की नीतियों को देखें, इनकी नीतियों को अगर हम देखें इस दौर की, तो पहली अगर इनकी नीति देखें तो राजनीतिक नीति। तो जब राजनीतिक नीति अगर आप देखोगे 1757 से लेकर के 1813 तक, तो राजनीतिक नीति इनकी घेरे की नीति रहेगी।
ये भी समझेंगे घेरे की नीति क्या होती है। घेरे की नीति में क्या होता है कि जैसे ये एनिमी है और इसके पास में पास में ये छोटे छोटे इनके फ्रेंड है, शत्रु मित्र देश है। तो इनको क्या करेंगे, इन मित्र देश है, ये मित्र देश है, इनको ये क्या करेंगे, रणनीतिक सहयोग देंगे केवल। ध्यान रखना, रणनीतिक सहयोग देंगे, इन्हीं की सेना से युद्ध करेंगे और फिर इसको हरा करके इसको हरा देंगे। तो एक तो ये क्षेत्र इनके अधीन हो जाएगा और दूसरी बात ये छोटे छोटे राज्य ये क्या देंगे, एक तो कंपनी को बड़ा भाग देंगे, दूसरा बड़ा रुपया देंगे और दीवानी अधिकार भी देंगे। तो अर्थात कंपनी क्या कर रही थी इस दौरान में कि युद्ध नहीं करेगी, युद्ध करेगी तो कोई बहुत सीमित लेवल पे करेगी। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा अगर युद्ध की बात करें 1757 से लेकर 1813 तक, तो इन्होंने वो सारी तकनीकी अपनाई। आप देखेंगे आगे विस्तार से, इसमें ब्रीफ में सिलेबस के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ। इस दौर में उन्होंने वो सारी नीतियाँ अपनाई जिनमें कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा दीवानी राजस्व प्राप्त हो। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। चाहे आप बात कर सकते हो कि अगर मैसूर को भी इन्होंने पराजित किया तो उस पर पूरा कंट्रोल नहीं किया। चाहे अगर मराठों की बात करें तो उनसे संधि कर ली, उनसे युद्ध नहीं किया, ताकि इनको पता था कि युद्ध करने में ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि युद्ध में व्यय बहुत ज़्यादा होता था, तो ये व्यय से बचते थे। तो राजनीतिक नीति क्या रहेगी इनकी, घेरे की नीति, कम से कम खर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे फायदा उठाएंगे। अगर इनकी प्रशासनिक नीति की हम बात करें इस दौर में, तो प्रशासनिक नीति में ध्यान रखना, प्रशासनिक नीति में ये क्या करेंगे, जो मुगल प्रशासन चल रहा है उसी को चलने देंगे। मुगल ढांचा है उसको चलने देंगे, परंतु करेंगे क्या, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। कौन सा परिवर्तन, जो इनको भू राजस्व ज्यादा दे सके। ध्यान रखना, तो कौन सा परिवर्तन करेंगे, वो है परिवर्तन जो इनको ज्यादा ज्यादा भू राजस्व देखे। तो इसमें ध्यान रखना, अब कौन से परिवर्तन करेंगे, ध्यान रखना, एक तो इस्तेमारी बंदोबस्त आएगी, ठीक है ना। इस्तेमारी बंदोबस्त, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको देखना। एक तो इस्तेमारी बंदोबस्त है, उसको देखेंगे किस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए, इसको क्यों लाए, क्या उद्देश्य था। उद्देश्य तो आपको बता दिया, एक तो इनका बणिकवादी पूंजीवाद था, क्योंकि इस्तेमारी बंदोबस्त में क्या किया इन्होंने, जमींदार से बोला, जमींदारों को वसूलने का काम दे दिया कि तुम वसूलो। अब वसूलने में आपको पता है खर्च होता था, ऐसे जमींदार से बोला तुम वसूलो, हमें डायरेक्ट पैसा दो, तो कम से कम खर्च कर रहे थे। आर्थिक नीति अगर मैं बात करूं इसमें, तो बड़ी मात्रा में धन निष्कासन हो रहा था। कैसे हो रहा था धन निष्कासन, अगर हम बात करें, देखो धन निष्कासन ऐसे हो रहा था, ये इंडिया है और ये यूरोप है, ठीक है ना। इंडिया से क्या कर रहे थे, वस्तुएं खरीद रहे थे। पैसा कहां से आ रहा था, पैसा वस्तु खरीदने के लिए, ये भी इंडिया से ही आ रहा था। कहां से, भू राजस्व से। इसको इसमें लगाते थे और इसको यहां बेचते थे और प्रॉफिट खा रहता था यूरोप के मार्केट। तो पूरा पैसा भारत का बाहर चला जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में मुख्य रूप से क्या हो रहा था, धन निष्कासन हुआ था। इसके अलावा सामाजिक नीति की अगर मैं बात करूं, देखो अब ये सामाजिक नीति है, ये किसी प्रकार कोई विवाद नहीं करना चाहते, शांति तरीके से व्यापार करना चाहते थे, इसलिए सामाजिक परिवर्तन में ज़्यादा रुचि नहीं करते, परिवर्तनों में ज़्यादा रुचि नहीं करते। ऐसे ध्यान रखना, 1813 तक ज़्यादा समाज सुधार का नहीं हुआ, कोई भी समाज सुधार नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारत में किसी प्रकार से क्या करें, कोई सामाजिक नीति में बदलाव करें। इसलिए तो भारत में पिछले सामाजिक जो ढांचे हैं उसमें बदलाव का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए नीति रही। इसके अलावा अगर इनकी सांस्कृतिक नीति रही, तो सांस्कृतिक नीति इनकी प्राच्यवादी थी। देखो दो विचारधाराएं होती है, एक प्राच्यवादी होती है और एक आंग्लवादी। प्राच्यवादी क्या कहते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है वो विकसित अवस्था में है ना। तो अर्थात क्या हुआ था, ये इस माध्यम से ये दिखाना चाहते थे, यानी कि इनका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई करना चाहते थे कि हम आप पे शासन क्यों कर रहे हैं। तो इनका कहना यह था कि आपकी जो सभ्यता संस्कृति थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में स्थितियाँ ऐसी हो गई वो खराब हो चुकी है, तो हम उन्हीं को दोबारा स्थापित करने के लिए, आपका दोबारा से उद्धार करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस आधार पर उन्होंने नीति चलाई थी। तो अर्थात बणिकवादी चरण में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी खर्चा करने वाली चीज़ को ये नहीं अपना रहे।
तो जितनी भी हम नीति देखेंगे तो इस आधार पर पढ़ेंगे इनकी। तो 1757 से लेकर 1813 तक इनके सामाजिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, राजनीतिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, आर्थिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सांस्कृतिक स्ट्रक्चर इसको भी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या प्रोविजन है और ऐसे क्यों किए, तो ध्यान रखना वो इस बड़े बात की चरण से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। इसके बाद दूसरा चरण है, अब देखो अब घटना क्या होती है कि देखो इन्होंने पैसा ले लिया पूरा भारत से, ठीक है, पैसा पूरा भारत से कमा लिया था 18वीं सदी में व्यापार के माध्यम से। अब पूरा पैसा चला गया यूरोप में। यूरोप के लोगों के पास क्या होगा, रुपये ज़्यादा हो गया वेटरन के पास। अब इससे क्या है कि लोगों ने फिर निवेश करना चालू किया और यहाँ से क्या बढ़ा, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण हुआ। और औद्योगिकरण करने के बाद आपको पता है वेटरन क्या हो गया, विनिर्मित वस्तुओं का केंद्र बन गया। अब जब विनिर्मित वस्तु इन्हीं के यहाँ हो गई तो इनको अब बेचने के लिए चाहिए मार्केट, इनको बाजार चाहिए, और इसी चरण में आया था इनका औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेकर 1858 तक। इस औद्योगिक पूंजीवाद की अगर हम देखें बात, अगर औद्योगिक पूंजीवाद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो औद्योगिक पूंजीवाद का इनका उद्देश्य क्या होगा, तो इनका उद्देश्य होगा कि देखो ज़्यादा से, उद्देश्य क्या है इस औद्योगिक पूंजीवाद चरण का, उद्देश्य क्या होगा कि उद्देश्य होगा इनका कि देखो भारत को विनिर्मित वस्तुओं का आयातक एवं कच्चे माल का निर्यातक बनाया जाए। क्योंकि देखो अब इनके पास विनिर्माण की वस्तुएं हो गई थी, अब ये चाहते थे कि उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो भारत को मार्केट के रूप में डेवलप करेंगे, इसलिए इनकी सारी नीति आएंगी वो मार्केट के रूप में डेवलप करेंगे और कच्चे माल को वहाँ से वसूलने का काम करेंगे। तो यहाँ से रिवर्स हो गया कि जो भारत पहले निर्यातक था वो आज आयातक के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें इनकी अगर राजनीतिक नीति की हम बात करेंगे, अगर राजनीतिक नीति की हम बात करें इस दौरान, तो इनकी राजनीतिक नीति है वो विस्तारवादी होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य है उन पर प्रत्यक्ष कंट्रोल करना चाहेंगे। और प्रत्यक्ष कंट्रोल क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि बाजार बनाने के लिए, उसको बाजार के रूप में उपयोग करने के लिए। क्योंकि देखो अगर ये प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं करेंगे, पता नहीं दूसरा जो शासक है वो इनकी वस्तु बेचने भी दे या ना दे, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाजार के रूप में उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि देखो 1818 में मराठा का इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद 1831 में सिंध का कर लिया, 1848 में पंजाब कर लिया, 1856 में 1856 में अवध कर लिया, और इसके अलावा इसके बाद बहुत अवध, झांसी, सात डलहौजी ने सारे लोगों को, सारे क्षेत्रों को अपने अधिकृत में कर लिया। इतना ही नहीं, 1816 में इन्होंने नेपाल का भाग ले लिया, है ना। 1824 के समथिंग इन्होंने बर्मा वाला पार्ट अपने अंदर कर लिया। तो ये सात ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे अपना कंट्रोल करेंगे, और ये प्रत्यक्ष कंट्रोल अब डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के, मतलब अब जो क्षेत्रों पे लेंगे तो एक नहीं कि किसी भारतीय को बैठाएंगे, अब डायरेक्ट अपने कंट्रोल लेंगे। और इनका उद्देश्य था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बाजार के रूप में डेवलप किया जाए, भारत को बाजार के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ब्रिटेन में निर्मित होने वाली वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बेचा जाए। दूसरी, अगर इस दौरान अगर इनकी राजनीतिक नीति देख ली हमने, अब आर्थिक नीति को अगर हम बात करेंगे, आर्थिक नीति में तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो कृषि का वाणिज्यीकरण, क्यों करेंगे? कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब है कि कृषि में गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज़्यादा करना, और साथ ही गैर खाद्यान्न के साथ खाद्यान्न भी करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य बेचना होगा, व्यापार उद्देश्य बेचना होगा, ना कि आजीविका चलाना, व्यापार करना होगा। तो बेचना उनका उद्देश्य होगा। तो क्यों करेंगे ये चीज? दो चीज़ों के लिए इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया। एक तो पहली बात तो ब्रिटेन के उद्योगों को आखिर वाणिज्यीकरण क्यों किया? तो दो चीज़ों से लिया। एक तो कारण था कि जो ब्रिटेन की औद्योगिक इकाइयाँ हैं के लिए कच्चा माल है, तो ध्यान रखना कच्चा माल है, तो कच्चे माल के लिए। और दूसरा, जो ब्रिटेन में शहरीकरण बढ़ा था उनके लिए
खाद्यान्न हेतु। ठीक है ना। तो इस दौरान जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ वो इसलिए हुआ कि यहाँ पर कपास का बोया जाए, यहाँ पर नील की खेती की जाए और इनको ब्रिटेन के उद्योगों में बेचा जाए और वहाँ पर विनिर्माण किया जाए और फिर इनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाए। और साथ ही चूंकि ब्रिटेन में शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वहाँ पर खाद्यान्न संकट था, इसलिए भारत में जो कृषि के खाद्यान्न है उसको ब्रिटेन के जो शहर है वहाँ पर बेचा जा रहा था। इससे वो क्या था कि भारत में कृषि का जो वाणिज्यीकरण इसने भारत में एक तो भुखमरी को बड़ा बढ़ावा दिया, क्योंकि सारा जो गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हो रहा था पहली बात तो, और दूसरी बात जिन जिन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हो रहा था उनको भी बाहर बेचा जा रहा था। इसलिए बड़ी मात्रा में जो अकाल आपको देखने को मिलेंगे वो इसी काल में देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये इनकी नीति थी। एक नीति तो ये थी। दूसरी नीति थी इनकी, अगर हम बात करें इस दौर में, तो दूसरी नीति थी अवसंरचनात्मक विकास। चाहे हम बात करते हैं रेलवे का, संचार का, ये विकास इन्होंने अपने हित के लिए किया ताकि भारत के दूर दूर एरिया से, दूर दूर के क्षेत्रों में व्यापार किया जा सके और शासन को नियंत्रण बनाया जा सके। तो ये ट्रेन का जिनका डेवलपमेंट किया इन्होंने अपने उद्देश्य के लिए किया। ठीक है। इसके अलावा इनकी ये नीति थी भारत में अब कृषि का व्यवसायीकरण करें। अब हम इसकी अगर हम दूसरी नीति पढ़ते हैं, प्रशासनिक नीति। देखो, प्रशासनिक नीति में एक चीज ध्यान रखना, प्रशासन की इस नीति के अंतर्गत ये क्या करेंगे कि प्रशासन में पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज क्यों करेंगे? व्यापक परिवर्तन करेंगे प्रशासन में, क्योंकि इनको प्रशासन को कैसे बनाना है, इनको प्रशासन को इस तरीके से बनाए कि ये शासन स्थायी हो, स्थायी एवं मजबूत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। इसके अलावा इनकी सामाजिक नीति की अगर मैं बात करूं, सामाजिक नीति की अगर हम बात करें, सामाजिक नीति की, देखो, तो सामाजिक नीति में समाज सुधार के रूप में होगी। अब क्यों होगी ये भी देख लो। देखो, आपको क्यों होगी, देखो आपको पता है कि भारतीय जो समाज है वो कैसा था, आध्यात्मिक समाज था, रूढ़िवादी समाज था। तो यह समाज कभी भी बेटरिस वस्तुओं की मांग नहीं करता। यह कभी भी बेटरिस वस्तुओं की मांग नहीं करता, इसलिए इस समाज में वैचारिक बदलाव हेतु और इसको उपभोक्तावादी बनाने हेतु, इसको वैचारिक बदलाव हेतु और उपभोक्तावादी बनाने हेतु इसमें समाज सुधार इन्होंने किए। तो ध्यान रखना, इन्होंने समाज सुधार पे काम नहीं किए। ये एक ऐसा वर्ग चाहते थे शिक्षा के रूप में, अगर एक ऐसा वर्ग चाहते थे जो बेचारों से अंग्रेजी हो, जो उनकी वस्तुओं को खरीद सके, इसलिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भारत में शिक्षा का विकास और ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्होंने सामाजिक बदलाव किए। अगर इनकी सांस्कृतिक नीति की हम बात करें तो सांस्कृतिक नीति उनकी उपयोगितावादी थी, और उपयोगितावादी नीति खाओ पियो मौज पर आधारित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता को बढ़ावा देने वाली भी थी। और इन्होंने उपयोगितावादी नीति का भारत में प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को उपभोक्ता बनाने की बात करी ताकि ब्रिटेन में निर्मित होने वाली वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचा जा सके। ठीक है ना। तो इस दौरान इनकी जितनी भी नीति आएंगी उसी आधार पर आएंगी। अगर आप भारत में अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड भारत में अगर उनको पढ़ेंगे जब एक्टों को, तो उनके जितने भी एक्ट आएंगे उनमें ये चीज़ करेंगे, ये प्रोविजन करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, भारत में ऐसे नियम लाएंगे इस दौरान जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो, उनका विस्तार हो, और सांस्कृतिक नीतियों के अनुरूप वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगितावादी विचारधारा है उसको बढ़ाएंगे। शिक्षा का प्रसार करने संबंधित सारे प्रोविजन इसी दौरान आएंगे। ये इनके चरण था 1858 तक ये चरण चला। लेकिन हुआ क्या था इसके बाद कि इसके बाद आपको पता है 1857 में क्रांति हो गई, और 1857 क्रांति इतनी भयानक हुई, एक बार तो अंग्रेजों को लग गया कि भरना पड़ेगा, लेकिन उनको कैसी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए इस चीज़ से। उसके बाद उनके मन में ये ब्रिटिश जो शासन था वहाँ लंदन में, उसके मन में ये चीज़ आ चुकी थी कि इस तरीके से भारत में शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने भारत में शासन में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ चीज़ें बदली, और उन्हीं में इनका एक तीसरा चरण हुआ। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा और समझो। देखो, अब दूसरा चरण में इन्होंने पैसा खूब कमाया, पैसा अच्छा कमाया। अब पैसा इतना कमा लिया कि उसको निवेश के लिए स्थान चाहिए,
और निवेश के लिए स्थान सबसे अच्छा उनके पास कौन था? इंडिया। तो इसलिए तीसरा चरण आया, वो वित्तीय चरण आया था, वित्तीय पूंजीवाद। इसमें क्या है कि भारत को निवेश के रूप में डेवलप करना। किसके रूप में? इस चरण में क्या किया जाएगा? इस चरण के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि एक तो 1857 की क्रांति जैसी घटना की, 1857 की क्रांति जैसी घटना रिपीट ना हो। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि भारत में बेटरेस निवेश किया जाए, ये लिख रहा है कि भारत में बेटरेस निवेश किया जाए। और तीसरा यह है कि इसमें एक चीज़ और आई थी कि ध्यान रखना, 18वीं सदी में तो केवल और केवल ब्रिटेन ही एक इंडस्ट्रियल कंट्री था। 19वीं सदी के अंतर्गत तो इतने देश आ गए, जर्मनी आ गया, जापान आ गया, है ना, रशिया आ गया, तो ये भी ब्रिटेन को क्या दे रहे, कंपटीशन दे रहे थे। तो इस दौरान इनका टारगेट था कि भारत का मार्केट केवल इन्हीं के लिए हो, वो अन्य शक्तियों के लिए ना खुले। तो ये प्रतिस्पर्धा और थी। तो इस प्रतिस्पर्धा से लड़ने के लिए ये भारत में अपने जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा मजबूत करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी नीतियाँ बदलेंगी। अगर इनकी राजनीतिक नीति की हम बात करेंगे हम इस दौरान, तो राजनीतिक नीति में अगर आपको देखेंगे तो राजनीतिक नीति में उन्होंने प्रत्यक्ष विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि डायरेक्ट जब इन्होंने कई राज्यों को हड़पा था तो उसका कन्वर्ट 1857 क्रांति के रूप में हुआ था। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहते, लेकिन अप्रत्यक्ष कंट्रोल बढ़ाएंगे। और अप्रत्यक्ष कंट्रोल ध्यान रखना, इस बार कंपनी का नहीं बढ़ रहा, इस बार ब्रिटिश शासन का बढ़ रहा था, ब्रिटिश शासक का बढ़ रहा था। तो अप्रत्यक्ष जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश शासक का बढ़ रहा था। और आप देख सकते हो कि इसके बाद राज दरबारों का आयोजन हो रहा है, ब्रिटिश राजा यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया गेट बन रहा है उनका, 1911 में बड़ा उनका दरबार आयोजन हो रहा है। तो इस तरीके से इस बात का संकेत है कि भारत में उनके शासन को मजबूत कर रहे थे। प्रशासनिक नीति की अगर हम बात करेंगे हम, तो इसे बहुत ज़्यादा सुधार लाएंगे। और सुधार लाने का उद्देश्य एक रहेगा कि 1857 की क्रांति जैसी चीज़ ना हो। तो ये भी हम देखेंगे ये क्या क्या सुधार लाए। शिक्षा संबंध, मतलब ये आर्मी में सुधार लाते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर में सुधार लाते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद इनकी जो आर्थिक नीति है इस दौर की, वो आर्थिक नीति है कि भारत में वित्त का निवेश किया जाए। लेकिन इसमें वो बड़ा गेम खेलते हैं ब्रिटेन। ये निवेश है ना, इसको क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे, इंडस्ट्री में नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर इंडस्ट्री में क्यों किया, क्योंकि भारत में सस्ता श्रम था। अगर भारत में अगर उद्योगों को विकास करते तो ब्रिटेन के उद्योगों पे दिक्कत आ जाती, वहाँ के उद्योग बंद हो जाते, क्योंकि वहाँ तो श्रम महंगा था, भारत में श्रम सस्ता था। और अगर भारत में औद्योगिकरण होने लग जाता तो ब्रिटेन के उद्योग तो ठप्पे पड़ जाते, क्योंकि उनकी वस्तु बहुत महंगी थी, भारत की सस्ती हो जाती। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो पैसा का निवेश किया वो एग्रीकल्चर में किया। और इसलिए जितने भी नील आंदोलन होते हैं वो यही होते हैं कि चाय बागानों का आंदोलन, नील आंदोलन। उसका रीज़न क्या है कि इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो चाय की उन पर, नील की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, वहाँ के किसानों को शोषण करते हैं। और यही कारण है कि उन पर इनका विद्रोह हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर में। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर के कच्चे माल के रूप में यूज कर सके। और चूंकि इंडस्ट्री में अगर निवेश करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी कि कहीं भारतीय जो उद्योग है वो इनको चुनौती ना दे दें। इसके अलावा अगर इनकी सामाजिक नीति की हम बात करेंगे तो सामाजिक नीति में इन्होंने, आपको पता है कि 1857 क्रांति हुई और 1857 क्रांति में हुआ क्या था, यही हुआ कि जो इन्होंने बदलाव किए थे उनमें रूढ़िवादियों ने बहुत बड़ा विरोध किया और उन्होंने 1857 क्रांति को आगे बढ़ा। तो ये क्या करेंगे, अब सामाजिक नीति में क्या करेंगे, परिवर्तन नहीं, अब सामाजिक सुधार को नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्या कोई जरूरत नहीं, अब ये सामाजिक सुधार को नहीं चाहेंगे। इसके अलावा इनकी सांस्कृतिक नीति बड़ी अलग हो गई। अब एक तो नस्लवादी विरोध होगी, नस्ल विरोध करे, भारतीयों को काला, हफ्सी, क्या क्या शब्द कह के पुकारते थे, नस्लवादी विरोध करने, नस्लवादी भेदभाव करने लगे। ठीक है, भारतीयों को डॉग तक की, इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउ, तो वो वाली चीज़ आ गई कि भारतीयों को डॉग के साथ कंपेयर करने लग गए। इसके अलावा इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, इन्होंने फूट डालना चालू कर दिया। और इसी के बाद आप देख सकते हो
कि 1858 के बाद ही हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिकता ज़्यादा बढ़ने को मिली। उससे पहले हिंदू मुसलमान में कभी सांप्रदायिकता थी नहीं। ये काम उन्होंने किया। तो ये हम औद्योगिक चरणों को पढ़ेंगे। इसके बाद एक चरण आता है महत्वपूर्ण चरण, हम राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद में हम दो चीज देखेंगे, एक होता है आदि राष्ट्रवाद। आदि राष्ट्रवाद जिसमें जो 1857 से क्रांति के पहले था। क्या था इसमें, क्या कारण था, एक तो ये क्षेत्रीय था, सीमित था, ठीक है ना, इसलिए। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आप जनजाति आंदोलन की बात कर सकते हैं, इसमें किसान आंदोलन की बात करते हैं, इसमें कुछ सिविल मूवमेंट हो जाते हैं, नागरिक आंदोलन की बात करते हैं, उनको देखेंगे पहले, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। दूसरी बात, आदि एक 1857 की इसके बाद क्रांति हुई, उसमें तो राष्ट्रवाद उभर के आया, और उसके बाद हम आधुनिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे। और आधुनिक राष्ट्रवाद में आपको पता है कि आधुनिक राष्ट्रवाद में 19वीं शताब्दी के एंड में फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और फिर 1920 से लेकर 1930 के दशक में किस प्रकार से आंदोलन है। लेकिन ध्यान रखना, इस दौरान एक पॉइंट और रह गया, हमारा मिस हो गया, और वो पॉइंट था कि 19वीं सदी में भारत में धर्म सुधार आंदोलन, इसको देखेंगे, एक चैप्टर इसको पूरा देखेंगे, और इसमें भारत में जितने भी धर्म सुधार आंदोलन है उसको देखेंगे, उनके क्या कारण थे, कैसे हुआ, उनका प्रभाव क्या रहा, किस पे, राष्ट्रीय आंदोलन पे और वर्तमान समय में, उसको देखेंगे। इसके अलावा हम सब धर्म सुधार आंदोलन को देखेंगे। धर्म सुधार आंदोलन को आपको पता है एक प्राच्यवादी होता है, रूपवादी। इसके बाद आता है गांधीवादी चरण। आपको पता है 20वीं सदी के जो स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें तो हम देखेंगे उदारवादी, उग्रवादी इनको, क्रांतिकारियों को, है ना। इसके बाद आता है गांधीवादी चरण, यहाँ से भी सवाल ज़्यादा आते हैं। गांधीवादी चरण की अगर मैं बात करूँ 1915 से लेकर के 1947 तक रहता है पूरा, और गांधीवादी चरण को हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो गांधीवादी चरण में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन को भी देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट को भी देखेंगे, और चौथा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को, इनको भी देखेंगे। गांधी जी के जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम हैं इनको देखेंगे। इसके अलावा अब देखेंगे 1940 के दशक। 1940 का जो डेकेड है, दशक है, इसकी जो घटना है, जिसमें आपको पता है असहयोग आंदोलन भी है, सॉरी असहयोग आंदोलन नहीं, और भारत छोड़ो आंदोलन भी है, और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, है ना, इंडियन आर्मी का जो आंदोलन था, इसके बाद नेवी आंदोलन, ठीक है ना, और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखेंगे, और फिर भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता। ये तो हो गया भारत का स्वतंत्रता तक आंदोलन। इसके अलावा एक टॉपिक और रहता है इसमें लास्ट में, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इसमें हम देखेंगे कि विभाजन की स्थिति क्या थी, विभाजन की क्या स्थिति थी, हिंसा, उससे क्या दिक्कत आई, फिर देशी रियासतों का एकीकरण देखेंगे, ठीक है ना, देशी रियासतों को देखेंगे। फिर इसके अलावा आपको पता है कि कुछ भारतीय समाज की स्थिति को देखेंगे, भारत के आर्थिक विकास को, उनका आर्थिक ढांचे को, इस तरीके से हम भारत का ये चीज़ है इनको देखेंगे, और इस तरीके से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति क्या चीज़ थी इनको देखेंगे, भारत की विदेश नीति को भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम आधुनिक भारत के इस पार्ट को पढ़ेंगे, और इसमें एक एक चीज़ को लेंगे प्री के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो अब इसी को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो का 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे तक की वीडियो रखेंगे, तो ये सिलेबस खत्म हो गया यहाँ तक। इसके बाद अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि किस तरीके से 1818 सदी के कारण हमारा मुगल 18वीं सदी को देखेंगे, उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से इसमें देखते हुए चलेंगे। और ये PDF है, इसको भी शेयर करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसको वीडियो को यूट्यूब पे मतलब आपके उस पर अपलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप डायरेक्ट लिंक देख सको और वो अपने ही तक ही सीमित रहेगा अभी तक, तो बाद में उसको देखते हैं। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।